हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेंटल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इनामल ओरल हिस्टोलॉजी का पार्ट 2। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दो इम्पॉर्टेंट बहुत बड़े टॉपिक। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ इनामल। जैसा कि हम सब जानते हैं, इनामल हमारे टूथ की सबसे आउटर वाइट लेयर होती है, उसी को हम इनामल बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है। और याद रखना, ये पूरी बॉडी का सबसे हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू होता है। अब आते हैं इसके कंपोजिशन में। तो सबसे पहला है इनऑर्गेनिक कंटेंट, जो कि 96% होता है। इनऑर्गेनिक कंटेंट में मेनली क्या होता है? मेनली होगा कैल्शियम और फॉस्फेट क्रिस्टल्स। दूसरा है ऑर्गेनिक कंटेंट, ये सिर्फ 1 से 2% होता है। इसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। थर्ड है वाटर। वाटर होता है 2 से 3%। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंटेंट की। इनऑर्गेनिक कंटेंट अगर हम केमिकली देखें तो इसमें मेनली कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और ये क्रिस्टल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पहला हार्डनेस, ये दांतों को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। दूसरा स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ मजबूती प्रोवाइड करता है ताकि जो खाना च्यू करते वक्त टिप टूटे ना। वियर एंड टियर, जब हम खाना खाते हैं, उसको च्यू करते हैं, तो हमारे जो टिथ होते हैं वो आपस में घिसते हैं। वो इसी को वियर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अब देखो, थोड़ा और डीप में चलते हैं। हमने अभी पढ़ा कि इनामल में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, पर ये क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए 3 मेन आयन्स की ज़रूरत होती है। पहला कैल्शियम, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी आयन, जो दांतों को सॉलिड बेस देता है। दूसरा है फॉस्फेट, कैल्शियम का सबसे पक्का दोस्त, जो इसके साथ जुड़कर क्रिस्टल्स बनाता है। थर्ड है हाइड्रोक्सिल, और तीसरा है हाइड्रोक्सिल आयन, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट और स्टेबल करता है। तो जब ये 3 चीज़ यानी कैल्शियम, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन्स एक साथ मिलते हैं, तभी बनता है हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। हमने बात की थी उन 3 आयन्स की, कैल्शियम, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन की। अब उसका जो कॉम्बो फार्मूला है वो ये है, स्क्रीन पे लिखा है CA10PO46OH2। इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बेसिक क्रिस्टल फार्मूला। अगर हम इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखें माइक्रो लेवल पर, तो इनके 3 बड़े फीचर्स होते हैं। एक लॉन्ग, ये क्रिस्टल्स लंबे होते हैं। दूसरा थिन, बहुत पतले होते हैं। तीसरा है हेक्सागोनल, और इनका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। और इनका सबसे बड़ा काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनामल हार्डनेस। जो इनामल की पत्थर जैसी वो स्ट्रेंथ होती है, वो इन्हीं की वजह से, इनके लॉन्ग, थिन और हेक्सागोनल क्रिस्टल की टाइट पैकेजिंग की वजह से होती है। अब बात करते हैं इनामल के दूसरे पार्ट की, इसका ऑर्गेनिक कंटेंट। जैसे पहली स्लाइड में देखा था कि ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, 1 से 2%। इसमें मेनली 2 चीज़ें होती हैं, इनामल प्रोटीन और बचे कुचे जो रेसिडुअल इनामल मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं वो। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रोटीन्स के नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला एमिलोजेनिन, ये सबसे मेन प्रोटीन है जो मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा इनामलिन, दूसरा जो इनामलिन है ये स्ट्रक्चर को होल्ड करता है। तीसरा है टफ्टलिन, और इन तीनों का जो नाम है वो याद रखना है। अब आप सोचिए कि जब ये सिर्फ 1 से 2% है तो इनका काम क्या है? तो बेटा, इनका जो इनके बिना इनामल बन ही नहीं सकता। इनके 2 मेन फंक्शन है, क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये उन हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को बनाने में हेल्प करता है। एक तरह से ये उनका फ्रेम बनाता है। दूसरा है ग्रोथ रेगुलेशन, क्रिस्टल्स कितने बड़े होंगे और कैसे ग्रो करेंगे, ये सब यही प्रोटीन डिसाइड करते हैं। अब आते हैं इनामल के आखिरी कंपोनेंट पे, वाटर कंटेंट। हमने पढ़ा था कि ना सिर्फ 2 से 3% पानी होता है, पर ये थोड़ा सा पानी इनामल के अंदर छुपा रहता है। तो चलो देखते हैं कैसे। इनामल के अंदर पानी 3 जगह पर प्रेजेंट होता है। पहला, माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस, इनामल के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के खाली स्पेसेस होते हैं वहाँ पर पानी होता है।
दूसरा रॉड शीट्स, इनामल रॉड के आसपास की जो कवरिंग या बाउंड्री होती है जिसे हम रॉड शीट बोलते हैं, वहाँ ये मिलता है। थर्ड है इंटर क्रिस्टलाइन स्पेस, और जो क्रिस्टल्स हमने पढ़े ना, उन क्रिस्टल्स के आपस में गैप्स के बीच में एक जगह होती है, ये पानी भरा होता है। अब इतने से पानी से होगा क्या? बात है कि इसमें दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला तो होता है डिफ्यूजन, ये इनामल के अंदर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस की मूवमेंट यानी डिफ्यूजन में हेल्प करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आयन ट्रांसपोर्ट, जो आयन्स हमने पढ़े थे कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह, उनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये पानी एक मीडियम की तरह रोल प्ले करता है, एक मीडियम की तरह रोल प्ले करता है आयन्स ट्रांसपोर्ट में। अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे मगर बहुत छोटे मोटे एलिमेंट्स जो होते हैं इनामल में, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, पर इनका जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स। तो मेनली 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं। फ्लोराइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कार्बोनेट। तो फ्लोराइड का सबसे बड़ा काम क्या है? ये जो फंक्शन है इसका, ये नॉर्मल हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को कन्वर्ट कर देता है फ्लोरापेप्टाइड में, और फ्लोरापेप्टाइड बहुत ज़्यादा एसिड रेजिस्टेंट होता है, मतलब एसिड इसका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकता। जब एसिड कुछ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? इट रिड्यूसेस डेंटल केरीज, यानी आपके दांत में केरीज कीड़े लगने से या सड़ने से बचत करेगा। नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ये हेल्प करता है, केरीज को रिड्यूस करता है। तो फ्लोराइड वाला ही सबसे इम्पॉर्टेंट था, बाकी सब आपको सिर्फ नाम याद रखना है, एज सच उनका फंक्शन नहीं याद रखना। अब आते हैं इस पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल के लास्ट टॉपिक पे, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो यानी डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक्स में ये सब पढ़ने के क्या फ़ायदे होंगे? तो सबसे पहला देखते हैं हाई मिनरल हार्डनेस, क्योंकि इसमें 96% मिनरल्स है, इसलिए ये इतना हार्ड होता है ताकि हम बिना किसी टेंशन के जो टाइट से टाइट फूड है उसे चबा सके। दूसरा है फ्लोराइड, अभी बताया केरीज रेजिस्टेंट फ्लोराइड केमिकल स्ट्रक्चर को बदल कर फ्लोरोपेटाइट में बनाता है, जो टिथ की कैरीज को लगने से बचाता है। थर्ड है वाटर परमिएबिलिटी, इनामल में जो थोड़ा सा पानी होता है वो परमिएबल बनाता है, इसका फ्लूइड्स और आयंस इसके थ्रू डिफ्यूज़ हो सकते हैं। फोर्थ है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स डेवलपमेंट, और जो हमने 1 से 2% प्रोटीन्स पढ़े थे, उनका सबसे बड़ा रोल है कि टूथ के डेवलपमेंट और क्रिस्टल ग्रोथ के टाइम पर हेल्प करता है। तो बस ये 4 इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस याद रखो, पूरे इनामल का कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इनामल के बारे में। बहुत से लोगों को लगता है कि इनामल एक जैसा प्लेट मटेरियल है, बट गेस व्हाट, इनामल बिल्कुल भी होमोजेनस टिश्यू नहीं है। ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर्स अंदर से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर हम इनामल को माइक्रोस्कोप में देखें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है इनामल रॉड, ये इनामल्स के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दूसरा है इंटर रॉड इनामल, जो रॉड्स के बीच में मटेरियल होता है वो। रॉड शीट, जो इन रॉड्स की आउटर बाउंड्री या कवरिंग होती है। अब ये सब मिलकर करते क्या है? इनका मेन काम है टूथ को स्ट्रेंथ देना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टूथ को फ्रैक्चर से बचाते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर। यानी जब आप कुछ टाइट चीज़ भी चबाते हो तो इनकी वजह से टूथ के टूटने से बचा जाता है। तो सिंपली वर्ड्स में यह है कि इनामल होमोजेनस नहीं है, इसमें रॉड्स, इंटर रॉड्स और शीट का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। अब अगले पेज में है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इनामल। अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो वाइवा में भी पूछा जाता है, तो आपको ये 7 पॉइंट्स एकदम ऑन द पॉइंट रटे होने चाहिए। इनामल के स्ट्रक्चर्स में 7 चीज़ें आती हैं। पहला इनामल रॉड्स प्रिज्म, ये हमारे मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा
इंटर रॉड इनामल, इसको इंटरप्रिज्मेटिक इनामल भी बोलते हैं, जो रॉड्स के बीच में होता है। रॉड शीथ, जो रॉड्स की आउटर बाउंड्री बनाता है। फोर्थ, रॉड ओरिएंटेशन, यानी ये रॉड्स किस डायरेक्शन में और कैसे अरेंज्ड हैं। फिफ्थ, नार्ड इनामल, एक स्पेशल ट्विस्टी कर्ली इनामल जो मतलब कस्प की टिप पर होता है। सिक्स्थ है हंटर श्रीगर बैंड्स, एक ऑप्शनल फिनोमेना जो अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स दिखाता है। सेवेंथ है इंक्रीमेंटल ग्रोथ पैटर्न, यानी इनामल की ग्रोथ की लेयर्स और उनके लाइंस। तो ये हो गई हमारी मास्टर लिस्ट। आज के लेक्चर में हमने इसका ओवरव्यू देखा, तो अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला, इनामल रॉड। अगर कोई आपसे पूछे इनामल रॉड क्या है, तो बेसिक एक लाइन है, ये इनामल का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारे बॉडी सेल से बनती है, वैसे ही पूरा इनामल इन्हीं छोटे छोटे रॉड से मिलकर बनता है। अब बात आती है कि ये रॉड्स बनते कैसे। इनको बनाने का काम एक स्पेशल सेल्स करती है जिसका नाम है एमीलोब्लास्ट। नाम याद रखना, एमीलोब्लास्ट। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री लाइक रूल है, ईच एमीलोब्लास्ट फॉर्म्स वन इनामल रॉड, मतलब एक एमीलोब्लास्ट सेल एक ही इनामल रॉड को बनाता है। तो डेफिनेशन क्लियर है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बनता है एमीलोब्लास्ट से, और फॉर्मूला है वन सेल इज इक्वल्स टू वन रॉड। अब अगली स्क्रीन पे एक डायग्राम है, ये हमारे टूथ का एक माइक्रोस्कोपिक क्रॉस सेक्शन है। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनामल और डेंटिन आपस में कैसे जुड़े होते हैं और उनका माइक्रोस्कोपिक पैटर्न कैसा होता है। तो ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें समझते हैं। इनामल रॉड, सबसे ऊपर जो आपको छोटे छोटे वर्टिकल ब्लॉक्स या लाइंस पैटर्न्स दिख रहे हैं, वही हमारे इनामल रॉड्स है। देखो कैसे एक के बाद एक परफेक्टली अरेंज्ड है। सेकेंड है इनकम्प्लीट इंक्रीमेंटल लाइन, इन रॉड्स के बीच में जो ऑब्लिक स्लैंट लाइन जा रही है उन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट इंक्रीमेंटल लाइंस। ये ग्रोथ के टाइम पर बनती है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डेंटिनो इनामल जंक्शन, DEJ। अब ये बीच में वेवी लाइंस दिख रही है जो इनामल और डेंटिन को अलग कर रही है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बाउंड्री, इसको बोलते हैं डेंटिनो इनामल जंक्शन, शॉर्ट में DEJ। और डेंटिन, और इस डेंटिनो इनामल जंक्शन के ठीक नीचे जो वेव लाइक वर्टिकल लाइंस जा रही हैं वो हमारे डेंटिन लेयर हैं। ये टूथ के अंदर का मेजर हिस्सा मतलब कवर करते हैं इनामल रॉड्स के शेप की। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनका शेप कैसा दिखता है, तो स्क्रीन पे देखो, यूजुअली इनके 3 पैटर्न्स मिलते हैं। की होल शेप, जैसे पुराने ज़माने में ताले की चाबी के जो होल हुआ करते थे बिल्कुल वैसा। दूसरा है पैडल शेप, जैसे नाव चलाने वाले चप्पू होते हैं उस तरह पैडल शेप। तीसरा है सिलेंड्रिकल, यानी एकदम राउंड और पाइप जैसा स्ट्रक्चर। अगला है कोर्स ऑफ इनामल। अब देखते हैं इनका कोर्स क्या होता है, मतलब ये रॉड्स टिथ के अंदर कहाँ से कहाँ तक और कैसे ट्रेवल करती है। पॉइंट 1 है एक्सटेंशन, ये शुरू होते हैं डेंटिनो इनामल जंक्शन से और पूरे रास्ते को क्रॉस करके बाहर ही आउटर इनामल सरफेस तक एक्सटेंड होते हैं। दूसरा है पाथ स्टाइल, पर याद रखना ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं चलते, इनका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा ट्विस्टी होता है। ये हमेशा एक कर्वी, वेवी या स्पाइरल पाथ फॉलो करते हैं। तो सिंपल है, शेप पूछे तो की होल, पैडल या सिलेंड्रिकल बोलना है, और अगर कोर्स पूछे तो बोलना है DEJ, मतलब डेंटिनो इनामल जंक्शन से आउटर सरफेस तक वेवी या स्पाइरल रास्ता। अब है डायमेंशंस, तो डायमीटर की बात करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रॉड्स का डायमीटर नियर DEJ, अंदर की तरफ, जब ये डेंटिनो इनामल जंक्शन के पास होते हैं तब ये थोड़े पतले होते हैं, अप्रॉक्स 4 to 5 माइक्रोमीटर। नियर सरफेस, बाहर की तरफ, और जैसे जैसे ये बाहर की सरफेस तक पहुंचते हैं इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, अप्रॉक्स 8 to 10 माइक्रोमीटर, यानी अंदर से बाहर आते इनका डायमीटर लगभग डबल हो जाता है। अब सोचो इतनी छोटी अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, हमें 3 फ़ायदे मिलते हैं। पहला, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ये इनामल को सॉलिड मजबूती देता है।
सेकेंड, रेजिस्ट फ्रैक्चर, ये टूथ को क्रैक होने या टूटने से बचाता है। थर्ड, हेल्प्स विथ स्टैंड मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब खाना चबाना, जब आप हार्ड फूड चबाते हो तो ये प्रेशर बनता है, उससे ये रॉड्स आराम से झेल लेते हैं। ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इंटर रॉड इनामल। इसके नाम पे ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। देखो, इनामल प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट इनामल रॉड्स इज़ कॉल्ड इंटर रॉड। मतलब जो दो पास पास वाले इनामल रॉड्स होते हैं ना, उनके बीच में जो इनामल का पार्ट भरा होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटर रॉड। सिंपल वर्ड्स में ये रॉड्स के बीच के गैप फिलर है। अब चलो देखते हैं ये बनना किस चीज़ बनता किस चीज़ से। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये मतलब हमारे नॉर्मल एनामल रॉड से काफ़ी सिमिलर होते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, इसमें भी वही सेम होते हैं जो रॉड्स में होते हैं, मतलब। और मिनरलाइज्ड टिश्यू, और ये भी रॉड्स की तरह ही हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यू होते हैं, यानी सख्ती में, मतलब टाइटनेस में इसमें कोई मतलब कमी नहीं है। अगला तो मेन डिफरेंस होता है, स्पेशल पॉइंट, तो वो होता है क्रिस्टल ओरिएंटेशन डिफर्स, यानी इंटर रॉड एनामल के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका एंगल या अरेंजमेंट का डायरेक्शन रॉड्स के क्रिस्टल से अलग होता है। क्रिस्टल्स वही हैं, बस उनका सेट होने का तरीका अलग है। तो क्लियर हुआ फंडा। मतलब इंटर रॉड मतलब रॉड्स के बीच वाला हिस्सा जो बनता तो सेम मटेरियल से, पर क्रिस्टल्स के एंगल थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अभी जो डायग्राम दिया है इसको देखते हैं। ये हमारे इनामल का सबसे फेमस माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जिसका की होल पैटर्न या फिश स्केल अपीयरेंस बोलते हैं हम। की होल पैटर्न या फिश स्केल देख रहे हो ना, कैसे ऊपर से एक स्केल जैसा सेट है। चलो इसको 3 लेवल में अच्छे से देखते हैं। इस क्रॉस सेक्शन में हमें वही 3 चीज़ें साफ दिख रही हैं। पहला इनामल रॉड, ये जो मेन राउंडेड अपर पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम रॉड या रॉड का हेड भी बोलते हैं। ये है हमारा मेन इनामल रॉड। दूसरा, रॉड शीट, हर एक की होल पैटर्न के बाहर जो आपको डार्क बॉर्डर या बाउंड्री लाइन दिख रही है, वही है रॉड शीट। ये बेसिकली रॉड और इंटर रॉड सब्सटेंस को अलग करती है। इंटर रॉड सब्सटेंस, और ये जो नीचे का पतला टेपरिंग हिस्सा देख रहे हो ना, जो 2 रॉड्स के बीच में जा रहा है, इसको बोलते हैं इंटर रॉड सब्सटेंस या फिर टेल। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, की होल का ऊपर का राउंड पार्ट होता है रॉड हेड, और नीचे का इलोंगेटेड पार्ट होता है इंटर रॉड टेल। ये दोनों मिलाकर ही पूरा क्रिस्टल मेशवर्क बनाते हैं। अब अगला टॉपिक है क्रिस्टल ओरिएंटेशन। हमने बोला था ना कि दोनों में क्रिस्टल का अलग अलग डिफरेंस होता है। अब एग्जैक्ट एंगल देखो, रॉड क्रिस्टल्स पैरेलल टू रॉड एक्सिस, जो क्रिस्टल्स मेन रॉड के अंदर होते हैं वो रॉड की लंबाई के साथ साथ एकदम पैरेलल चलते हैं, और जो दूसरे इंटर रॉड क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑब्लिक होते हैं। लेकिन जो तो यही डिफरेंस होता है। आप सोचो, अगर दोनों जगह क्रिस्टल्स अलग अलग एंगल में हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। इस डिफरेंट ओरिएंटेशन से दो मतलब बड़े मैजिक कह लो, मैजिक होते हैं। एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एक बिल्कुल साफ़ और अलग बाउंड्री लाइन बन जाती है दोनों के बीच में। दूसरा, इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, अलग एंगल होने की वजह से पूरे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक मेशवर्क से या जाली ही मजबूत हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब फंक्शंस क्या होते हैं इंटर रॉड के, तो पहला है सपोर्ट्स रॉड। ये जो मेन इनामल रॉड है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड है मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये पूरे इनामल के स्ट्रक्चर को आपस में मजबूती से बांधे रखता है। थर्ड है प्रिवेंट क्रैक प्रोपगेशन, और सबसे वीआईपी पॉइंट, अगर किसी वजह से टूथ में हल्का सा क्रैक आ भी जाए तो ये इंटर रॉड इनामल उस क्रैक को आगे बढ़ने यानी मतलब फैलने नहीं देते। तो सिंपल है, पैरेलल और ऑब्लिक एंगल्स मिलके दांत को क्रैक प्रूफ और सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब क्रिस्टल का ये गेम तो समझ आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में अब हम बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की, जिसका नाम है रॉड शीट। रॉड शीट इज़ द बाउंड्री सराउंडिंग एनामल रॉड्स। मतलब जो हमारे मेन एनामल रॉड्स होते हैं ना, उनके आपस की जो आउटर बाउंड्री
बॉर्डर बाउंड्री या कवरिंग होती है उसी को हम बोलते हैं रॉड शीट। ये एक तरह के रॉड के प्रोटेक्टिव एनवेलप्स हैं। अब इसका कंपोजिशन को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले रॉड शीट में बाकी इनामल के मुकाबले ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो कम होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये बाउंड्री आखिर बनती क्यों है। तो इसका रीज़न है रॉड्स एंड इंटर रॉड क्रिस्टल्स मीट एट अ डिफरेंट एंगल। जैसे हमने अभी पढ़ा था, रॉड के क्रिस्टल्स पैरेलल होते हैं और इंटर रॉड के ऑब्लिक। तो जब ये दोनों अलग अलग एंगल्स वाले क्रिस्टल्स एक जगह पर आकर मिलते हैं तो उनके जंक्शन पर थोड़ा सा मतलब खाली स्पेस या गैप रह जाता है जहाँ प्रोटीन्स फंस जाते हैं। बस उसी मिसमैच की वजह से ये रॉड शीट बन जाती है। तो सिंपल वर्ड्स में कहेंगे रॉड शीट का मतलब है रॉड्स की बाउंड्री जिसमें मिनरल्स कम और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है और ये बनती है क्रिस्टल्स के डिफरेंट एंगल्स पर मिलने की वजह से। अब आते हैं ये नेक्स्ट पेज में ये डायग्राम दिया है इस पे। तो इसमें रॉड शीट को देखेंगे हम। अब जो हमने पहले देखा था कि हेड के चारों तरफ जो मोटी ब्लैक आउटलाइन या बाउंड्री दिख रही है ना, उसी को हम रॉड शीट कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि ये कम मिनरलाइज्ड और ज़्यादा कम मिनरलाइज्ड होती है और ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है इसमें। तो अगर एग्ज़ाम में ड्राइंग आती है तो आप इस तरह से सिंपल की होल पैटर्न लाइक डायग्राम बनाएंगे और सारी लेबलिंग करेंगे। इसके बाद आते हैं इसके सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस ऑफ रॉड शीट, यानी हमें रॉड शीट का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन तो समझ लिया, पर अब क्लिनिकल यूज़ क्या होता है। तो फर्स्ट है मार्क रॉड बाउंड्री। सबसे बेसिक काम तो यही है, ये इनामल रॉड की परफेक्ट बाउंड्री लाइन मार्क करता है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक सिंगल रॉड कहाँ ख़त्म हो रहा है। सेकेंड है एरिया ऑफ इंक्रीज परमिएबिलिटी। जैसे हमने पहले पढ़ा, इसमें मिनरल्स कम होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। इसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये एरिया इनामल का सबसे ज़्यादा परमिएबल हिस्सा होता है। मतलब यहाँ से आयंस और फ्लूइड्स का आना जाना बाकी जगह से आसान होता है। थर्ड है इम्पॉर्टेंट इन एसिड इचिंग, और ये है सबसे बड़ा क्लिनिकल पॉइंट। जब हम क्लिनिक्स में डेंटल बॉन्डिंग करते हैं यानी ये फिलिंग्स करते हैं तो जो टूथ होता है उस पर एसिड लगाते हैं, जैसे कि एसिड, जिसे कि हम एसिड इचिंग बोलते हैं। इस इचिंग के टाइम पर जो रॉड शीट्स होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कम मिनरलाइज्ड होने की वजह से ये एसिड के अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, जिससे फिलिंग्स को दांत पर मतलब अटैचमेंट मिलती है, पकड़ मिलती है कह सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ इनामल रॉड, यानी ये जो रॉड्स हमने पढ़े ये टिथ के अंदर किस डायरेक्शन में सेट होते हैं। इनके अरेंजमेंट रैंडम नहीं होते, इनका एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न होता है। चलो सबसे पहले इनकी जनरल डायरेक्शन की बात करते हैं। परपेंडिकुलर टू डेंटिनो इनामल जंक्शन एंड सरफेस। ये रॉड्स डेंटिनो इनामल जंक्शन से आउटर सरफेस तक बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर यानी परपेंडिकुलर चलते हैं। अंदर से बाहर एकदम सीधे परपेंडिकुलर पैटर्न में, अभी आके डायग्राम देखेंगे। लेकिन मतलब जो टूथ के अलग अलग हिस्से होते हैं इनकी डायरेक्शन थोड़ी बदल जाती है। सबसे पहला मतलब स्पेसिफिक एरिया कस्प पे देखेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। कस्प मतलब हमारा जो पीछे वाले मतलब टूथ के जो ऊपर के नोकीले पहाड़ जैसे कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ ये रॉड्स बिल्कुल वर्टिकल खड़े होते हैं, एकदम स्ट्रेट वर्टिकल अरेंजमेंट। तो जनरल रूल है परपेंडिकुलर, मतलब जनरल रूल है कि परपेंडिकुलर पर कस्प टिप पर वर्टिकल होगा। तो जैसे अभी डायग्राम में देखेंगे तो जो टूथ का ऊपर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑक्लूजल थर्ड, मिडल थर्ड एंड जिंजाइवल थर्ड। तो अभी देखते हैं ऑक्लूजल थर्ड और इंसाइजल थर्ड में क्या होता है। सबसे ऊपर का पार्ट देखो, जैसे हमने बात की थी कस्प के पास ये रॉड्स बिल्कुल वर्टिकल खड़े होते हैं और थोड़ा सा साइड में आते ही ऑब्लिक हो जाते हैं ताकि च्यूइंग प्रेशर को झेल सकें। अगला है मिडल थर्ड। अब बीच वाले एरिया में आओ, यहाँ ये रॉड्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं, यानी साइडवेज एकदम हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे होते हैं आउटर सरफेस तक। थर्ड है जिंजाइवल थर्ड। यहाँ पे जो गम्स के पास वाले हिस्से में देखो, यहाँ एक एंगल थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, यानी ये थोड़ा सा डाउनवर्ड ऑब्लिक डायरेक्शन में चले जाते हैं।
अब इसका हम लोग देखेंगे सर्वाइकल रीजन ओरिएंटेशन। तो सर्वाइकल रीजन ओरिएंटेशन मतलब यहाँ रॉड्स की डायरेक्शन कैसी होती है। स्क्रीन पे इंक्लाइन डायरेक्शन है लिखा हुआ है, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा। तो यहाँ रॉड्स बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं बल्कि थोड़े स्लैंट या नीचे की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस। जब आप क्लिनिक्स में बैठकर किसी पेशेंट के टूथ की कैविटी साफ़ कर रहे होंगे, तो यानी कैविटी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब अगर आपने गलत एंगल पर कटिंग कर दी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फर्स्ट है लीव अनसपोर्टेड रॉड्स। अगर कैविटी की वॉल सही एंगल पर नहीं कटी तो इनामल के कुछ रॉड्स नीचे से डेंटिन का सपोर्ट खो देंगे, उन्हें हम बोलते हैं अनसपोर्टेड इनामल रॉड्स। दूसरा है कॉज इनामल फ्रैक्चर। और जब पेशेंट उस टिप से खाना चबाएगा तो बिना सपोर्ट वाले उस रॉड के प्रेशर से तुरंत टूथ टूट जाएगा, यानी एनामल फ्रैक्चर हो जाएगा और आपकी मेहनत से लगाई हुई फिलिंग भी निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों स्क्रीन पर लिखी है ये लाइन, देयरफॉर रॉड डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट इन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री। जब भी कैविटी डिज़ाइन करो इनामल रॉड्स के एंगल को दिमाग में रख कर ही करना चाहिए काम। अब हम आते हैं बहुत ही यूनिक और सुपर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल वेरिएशन पर, जिसका नाम है नाट इनामल। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। नाट का मतलब होता है ट्विस्टेड या उलझा हुआ। तो ट्विस्टेड एंड इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इनामल रॉड इज़ कॉल्ड नाट इनामल। मतलब यहाँ इनामल रॉड सीधे या नॉर्मल वेवी रास्ते पर नहीं चलते बल्कि आपस में एकदम जलेबी की तरह ट्विस्ट होकर एक इरेगुलर गुच्छा बना लेती है। अब दिमाग में सवाल आया कि ये पूरे टूथ के में कहाँ छुपा होता है। कस्पल रीजन हमारे पीछे वाले टूथ में, मतलब मोलर्स एंड प्री मोलर्स के जो ऊपर के जो नोकीले पहाड़ जैसे कस्प रिप्स होते हैं ना, उस एरिया पे। और इंसाइजर एज, और हमारे आगे वाले टूथ मतलब इंसाइजर्स के जो कटिंग एजेस होते हैं उसके ठीक नीचे। अब आप सोचेंगे कि ये रॉड्स यहाँ इतने उलझे हुए क्यों होते हैं, तो बेटा नेचर ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है, क्योंकि हम जब भी खाना चबाते हैं सबसे पहले लोड और फोर्स इनकी कस्प और इंसाइजल एज पर आता है। ये ट्विस्टेड अरेंजमेंट उस पूरे प्रेशर को झेल लेता है और उस टूथ को क्रैक होने से बचाता है। तो ट्विस्टेड रॉड्स मतलब रेनाल्ड एनामल और लोकेशन है कस्प टिप्स एंड इंसाइजल एजेस। अब इसका डायग्राम एक बार देखते हैं। तो डायग्राम में देखो नॉर्मल इनामल रॉड साइड में, एक देखो इनामल रॉड बिल्कुल पैरेलल और तमीज़ से चल रही हैं आउटर सरफेस की तरफ, वो हैं नॉर्मल इनामल रॉड्स। रेनाल्ड एनामल पर बिल्कुल सेंटर में यानी कस्प के ऊपर सेंट्रल रीजन में देखो, वहाँ रॉड्स का पूरा जलेबी जैसा एक ट्विस्टेड गुच्छा दिख रहा है। इस पूरे जोन को हम कहेंगे रेनाल्ड एनामल। फिर आएगा डेंटिनो इनामल जंक्शन। ये उन रॉड्स के ठीक नीचे की वेवी बाउंड्री है जो इनामल को डेंटिन से अलग करती है। डेंटिन ये सबसे मतलब बॉटम एरिया आ जाता है, फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो फिर अब आते हैं कॉज पे। कॉज बहुत सिंपल है, ड्यू टू ट्विस्टिंग एंड इंटरविनिंग ऑफ रॉड। मतलब जब इनामल रॉड ग्रो कर रहा होता है तो कस्प टिप पर स्पेस थोड़ा कम होता है, जिस वजह से आप आपस में ट्विस्ट हो जाते हैं, मतलब सब आपस में ट्विस्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को के ऊपर लपेट कर एक गुच्छा बना लेते हैं। सिग्निफिकेंस में आते हैं। तो हाँ, अब है सिग्निफिकेंस। इन मतलब 3 पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लो। पहला इंक्रीज स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा। दूसरा रेजिस्ट ऑक्लूजल स्ट्रेस मतलब जब हम ऊपर और नीचे के टूथ को आपस में मतलब मिलाकर खाना च्यू करते हैं तो जो हैवी प्रेशर बनता है, रेनाल्ड एनामल उस सारे स्ट्रेस को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड है प्रिवेंट्स फ्रैक्चर, इसी वजह से फ्रैक्चर प्रिवेंट करता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हंटर शिगर बैंड। Alternating light and dark bands seen in enamel are called Hunter-Schriger band। मतलब जब हम इनामल को माइक्रोस्कोप में लाइट के नीचे देखते हैं तो हमें एक के बाद एक लाइट और डार्क कलर की स्ट्रिप्स या बैंड्स दिखते हैं, बिल्कुल एक ज़ेब्रा पैटर्न की तरह। अब एग्ज़ाम में इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, इसके पीछे 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला चेंज इन रॉड डायरेक्शन, जैसे हमने पढ़ा था इनामल रॉड थोड़ा वेवी रास्ते पर चलता है तो अलग अलग ग्रुप्स के रॉड के का एंगल और डायरेक्शन थोड़ा बदल जाता है। कुछ लॉन्गिट्यूडनल कट होते हैं, कुछ ट्रांसवर्स होते हैं, इस वजह से।
दूसरा है लाइट रिफ्रैक्शन। जब माइक्रोस्कोप की लाइट इन बदले हुए एंगल्स वाले रॉड पर पड़ती है तो लाइट अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। जो ग्रुप लाइट को एब्जॉर्ब या डिफ्यूज़ करता है वो डार्क दिखता है और जो रिफ्लेक्ट करता है वो लाइट दिखता है। यानी ये कोई फिज़िकल कलर नहीं है, ये बस एक ऑप्टिकल लाइट का मैजिक है। अगला इसका डायग्राम देखते हैं। इसके डायग्राम में देखो इनामल है, सबको पता है इनामल अभी तक, डेंटिनो इनामल जंक्शन, बाउंड्री है इनामल और डेंटिन की, डेंटिन भी सबको पता है। अब आते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स में। देखो अब इनामल के अंदर ध्यान से देखो, कुछ स्ट्राइप्स का वो वाइट छोड़ा हुआ है और कुछ को शेडिंग दी गई है। तो अल्टरनेटिंग बैंड्स की हैं हमारे लाइट और डार्क बैंड्स जो ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। एग्ज़ाम में अगर हंटर शेकर बैंड्स का डायग्राम आए तो एक सर्कल बनाकर सेंटर में वेवी लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक साइड पर अल्टरनेटिंग बैंड्स को पेंसिल से थोड़ा डार्क शेड कर देना है, बीच में गैप छोड़ देना, लेबलिंग एकदम अच्छे से करना है। तो अब इसका अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस बात करो तो माइक्रोस्कोपिकली पहली बात ये आपको नॉर्मल आँखों से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। मेनली इन इनर इनामल, और पूरे इनामल में ये बाहर की तरफ नहीं होते बल्कि अंदर वाले हिस्से में, यानी डेंटिनो इनामल जंक्शन के पास वाले इनर इनामल जोन में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब इसका फंक्शन, अब आते हैं इसके फंक्शन में। 3 मैकेनिकल फंक्शन होता है। पहला स्ट्रेंथन्स इनामल को स्ट्रेंथ देता है, अब इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कैसे देता है। दूसरा प्रिवेंट्स क्रैक स्प्रेड, क्रैक्स वगैरह, अब अगर दांतों पर कोई हैवी चोट लगे, झटके लगे या थोड़ा क्रैक हो जाए तो अल्टरनेटिंग बैंड्स उस क्रैक को आगे बढ़ने यानी फैलने से रोकती है, इसी वजह से रिड्यूस फ्रैक्चर। तो ये भी पॉइंट उसी पे कवर होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इंक्रीमेंटल पैटर्न ऑफ इनामल रॉड। इनामल फॉर्म्स रिदमिकली, मतलब इनामल एक बार में पूरा नहीं बनता, ये धीरे धीरे एक रिदमिक पैटर्न यानी थोड़ी ग्रोथ फिर थोड़ा रेस्ट ऐसी लेयर में बनता है। और इसी रिदमिक ग्रोथ की वजह से टूथ में 2 तरह की ग्रोथ लाइंस बनती हैं। तो 2 टाइप की जो ग्रोथ मार्किंग्स होती है, एक पहले होते हैं डेली ग्रोथ लाइंस, जो सेल्स रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इनामल बनाती है, वो डेली बेसिस पर छोटे छोटे मार्क्स छोड़ती है, इन्हें हम बोलते हैं क्रॉस स्ट्राइएशंस। दूसरा है पीरियोडिक ग्रोथ मार्किंग, और कुछ दिनों के गैप में, यूजुअली हर 7 to 9th दिन पर जब सेल्स एक बड़ा रेस्ट लेती है तो बनती है पीरियोडिक ग्रोथ मार्किंग। इन लंबे गैप वाली लाइंस को हम बोलते हैं स्ट्राई ऑफ रिट्जियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल वर्ड्स में इनामल डेली और पीरियोडिक लेयर्स में बनती है, रोज़ाने का काम दिखाता है, मतलब क्रॉस सेक्शन, क्रॉस स्ट्राइएशंस, और हर कुछ दिनों में गैप दिखता है, स्ट्राई ऑफ रिट्जियस कहते हैं उसको। को डायग्राम में देखते हैं तो ज़्यादा सही से समझ आएगा। इंक्रीमेंटल लाइंस देखो, कस्प रीजन में देखो, ये जो आर्क में डोम लाइक ब्राउन लाइंस एक के ऊपर एक बनी दिख रही है ना, इन्हीं को बोलते हैं इंक्रीमेंटल लाइंस। ये स्टेप दिखाती हैं कि इनामल कैसे स्टेप बाय स्टेप लेयर में ग्रो हो रहा है। और जो नियोनेटल लाइन है, अब इन लाइंस के बीच में एक थोड़ी ज़्यादा मोटी और क्लियर डार्क लाइन दिखती है, वही हमारी VIP नियोनेटल लाइन होती है। VIP नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए VIP बोला। ये लाइन सिर्फ उन टूथ के में बननी होती है जो पैदा होने के टाइम पर बन रहे होते हैं, क्योंकि बर्थ के वक्त बेबी की बॉडी में एक छोटा सा डेवलपमेंटल शॉक लगता है जिससे ग्रोथ थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होती है। फिर तो डेंटिनो इनामल जंक्शन सबको पता है। अब अगला टॉपिक है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनामल स्ट्रक्चर। फाइनली अब हमने जो कुछ भी पढ़ा, रॉड, शीट्स वगैरह, बैंड्स वगैरह, तो इन सब का क्लिनिक में क्या यूज़ है, यूज़ ही नहीं पता होगा तो रटने का कोई मतलब नहीं है। पहला यूज़, रॉड ओरिएंटेशन अफेक्ट्स कैविटी प्रिपरेशन। जैसे हमने सीखा सर्वाइकल रीजन्स में रॉड इंक्लाइंड होते हैं, अगर कैविटी बनाते वक्त उनके एंगल में ध्यान नहीं रखा तो अनसपोर्टेड इनामल फ्रैक्चर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, रॉड शीट इन्फ्लुएंस एसिड एचिंग। रॉड शीट में मिनरल कम और ऑर्गेनिक प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसी वजह से एसिड एचिंग के टाइम ये अलग तरीके से घुलती है, ये फिलिंग्स को परफेक्ट बॉन्डिंग देती है। थर्ड,
हंटर शिगर बैंड रेजिस्ट फ्रैक्चर। अंदर के इनामल में लाइट और डार्क बैंड का कॉम्बिनेशन होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और क्रैक्स को फैलने से रोकता है। फोर्थ, नार्ड इनामल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये तो बहुत बार बता चुके कैसे स्ट्रेंथ। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में लीड टू केरीज। और सबसे बड़ी बात, अगर इन स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफेक्ट यानी कमियां रह गई तो डेंटल केरीज लगना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता है। तो बस इन्हीं क्लिनिकल रीजंस की वजह से हमें इनामल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ता है ताकि हम बेहतर ट्रीटमेंट कर सकें। हमारे इनामल का ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और भी वीडियोस हैं, आप उनमें देखो, उसमें इनामल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं और इनामल के बारे में स्ट्रक्चर्स वगैरह और भी पढ़ाए गए हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एमीलोब्लास्ट वगैरह और एमीलोजेनेसिस वगैरह और भी जो टॉपिक है वो सब प्लेलिस्ट बना दी गई है इनामल की पर्टिकुलर। तो अगर आप देखना चाहें तो आप उसमें से देख सकते हैं। बाकी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डेंटल वर्ल्ड फॉर मोर सच कंटेंट्स।